अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय व्यावसायिक अध्ययन। तो दोस्तों, समय आपको मिलेंगे 3 घंटे, पूरा मार्क्स आपको मिलेंगे 80। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी करके जाइए, आपको 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन आपका पहला है, प्रबंध का पहला कार्य। तो दोस्तों, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको आंसर को लिखना है। नियुक्त कारण, नियोजन, समन्वय, निरंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजन। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी सन 1998, सन 1991, सन 1994, सन 1996। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1991। अगला पॉइंट दिया हुआ है, अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है। दैनिक कार्य का, समन्वय कार्य का, सरल कार्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपनीय कार्य का। अगला पॉइंट यह, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है सैद्धांतिक ज्ञान पर, सर्वगीण ज्ञान पर, समन्वय ज्ञान पर, व्यावसायिक ज्ञान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वगीण ज्ञान पर। अगला पॉइंट दिया, सरप्रेषण अगूरता के समान माना जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। उसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संप्रेषण। अगला पॉइंट दिया, विपणन का क्या कार्य नहीं है। विज्ञापन, परिवहन, संग्रहण, अभिप्रेरण। तो इसका राइट आंसर हो संग्रहण। अगला क्वेश्चन दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को रिक्त स्थानों को करना है। पहला पॉइंट दिया, नियोजन डैश भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आपको भविष्य को फिल कर देना है। अगला पॉइंट दिया, विकेंद्रीकरण डैश का एक विकसित रूप है। तो दोस्तों, आपको भरा पड़ को फिल कर देना है। अगला का पॉइंट दिया, चयन एक साध्य है डैश नहीं है। तो आपको प्रारंभ को फिल कर देना है। अगला पॉइंट दिया, अभिप्रेरण डैश प्रकार की होती है 2। तो दोस्तों, आप लोगों को 2 को फिल कर देना है। वृत्ति प्रबंध, समन्वय प्रबंध की डैश है। तो दोस्तों, आप लोगों को शाखा को फिल कर देना है। डैश द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है। तो आपको ब्रांड को फिल कर देना। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में बनाया गया था। तो आपको 1986 को फिल कर देना है। अगला क्वेश्चन दिया है, सही प्रश्न तीसरा, सही जोड़े बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों को सही जोड़े बनाइए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का हो जाएगा उच्च स्तरीय प्रबंध। हेनरी फेल का हो जाएगा अनुशासन सिद्धांत। एफएल ट्रेलर का हो जाएगा प्रयोग का सिद्धांत। अनौपचारिक संगठन का हो जाएगा सामाजिक बंध। आंतरिक स्रोत का हो जाएगा पत्रोत नीति। वृक्ष स्रोत का हो जाएगा परिसार भारती। अगला क्वेश्चन दिया है, वाक्य में उत्तर दी। तो दोस्तों, आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं। आंसर हो जाएगा अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही है। अगला पॉइंट दिया, वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है। वृत्ति अभिप्रेरणा, वृत्ति अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया, वास्तविक कार्य प्रगति और प्रमेय के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतर। अगला पॉइंट दिया, कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा निरंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामग्री निरंतर। वृत्ति नियोजन कितने प्रकार का होता है। इसका आंसर हो जाएगा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। तो दोस्तों, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया, मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक। अगला पॉइंट दिया, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ सत्य और सत्य दोस्तों, आपको लिखना है ये। तो पहला पॉइंट दिया, बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों, आपका ये हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया हुआ है, संप्रेषण सदैव लिखित में होते हैं। दोस्तों, ये आपका हो जाएगा असत्य। नेतृत्व निर्देशन का एक अंग है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
4 दिया हुआ है विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पूंजी बाजार संगठित बाजार है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपके अथवा में दिया है नए परिवर्तन से क्या आशय है। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन में से आपको आंसर सही लगे वो आपको पेपर में आपको लिखना है। आंसर हो जाएगा प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि यह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ बदलती रहती है। यह निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि यह उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करके वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों को प्रयासों के समन्वय का कार्य है। यह तब तक जारी रहता है जब तक संगठन द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया प्रबंध के दो प्रमुख कार्य लिखिए। दोस्तों ये भी आपका थोड़ा दिया है प्रबंध की 2 विशेषताएं लिखिए। आंसर हो जाएगा प्रबंध की 2 विशेषताएं। तो दोस्तों आप लोगों को ये आंसर दिया, आप लोग जल्दी से कॉपी पर नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन दिया वैश्वीकरण से क्या आशय है, ये भी आपके थ्रू में दिया है। उदारीकरण से क्या आशय है, तो आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। इसके अंतर्गत विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है तथा व्यवसाय देश की सीमाओं को पार करके विश्वव्यापी रूप धारण कर लेता है। वैश्वीकरण के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि विश्व के सभी देश व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया व्यवसायिक पर्यावरण से क्या आशय है, ये भी आपका थोड़ा दिया है। निजी कारण के कोई 2 लाभ लिखिए। तो निजी कारण के कोई 2 लाभ। तो दोस्तों आपका ये आंसर लिखा हुआ, आप लोग जल्दी से कॉपी पर नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन दिया नियोजन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। व्यूह रचना या राजनीति किसे कहते हैं, इसका आंसर है नियोजन के कोई 2 उद्देश्य हैं। भावी कार्य योजना तैयार करना, नियोजन का आशय है भविष्य के गर्त को देखना, अर्थात भविष्य में क्या, कहाँ, कैसे, किससे व कौन कार्य करेगा इसकी रूपरेखा तैयार करना है ही नियोजन का उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट दिया भावी गतिविधियों में निश्चितता लाना, कार्य योजना सुनिश्चित न होने से कौन सा कार्य कब और कहाँ से व कौन करेगा यह अनिश्चित रहता है, जबकि इसका पूर्व निर्धारण कर लेने से भविष्य के कार्यों से निश्चितता आती है। अतः नियोजन भविष्य के कार्य में निश्चितता व स्थिरता प्रदान करता है। क्वेश्चन आपका 11वां दिया अधिकार अंतरण से क्या आशय है। दोस्तों इसमें भी आगे विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। तो दोस्तों आप लोगों का ये आंसर दिया, तो आप लोग जल्दी से कापी पर नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन दिया औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में 2 अंतर लिखिए। संगठन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन इसका निर्माण किसी योजना को पूर्ण करने के लिए विचार विमर्श करके किया जाता है। इसे किसी तकनीकी उद्देश्य को पूरा करने के आदेश से बनाया जाता है। अनौपचारिक संगठन इसका निर्माण स्वतः ही सामाजिक संबंधों द्वारा होता है। इसका निर्माण सामाजिक संतोष प्राप्त करने के लिए होता है। क्वेश्चन आपका 13वां है उपकरण से क्या आशय है और जनसंपर्क क्या है। तो दोस्तों आप लोगों का ये आंसर दिया है, तो आप लोग जल्दी से कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 14वां दिया इको मार्क स्कीम क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर दिया हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मुख्य कारण बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता को बेहतर और स्वर्गीण सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा पॉइंट दिया शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मशीनरी प्रदान करना। उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान करना। उपभोक्ताओं के निर्माण के लिए ढांचा और तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट दिया उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन दिया उपभोक्ता की कोई 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपके तुम दिया उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों को लिखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका उपभोक्ता के कोई 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों आप लोगों का ये आंसर है, तो आप लोग जल्दी से कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्ति अभिप्रेरणा से क्या आशय है। निर्देशन के कोई 3 सिद्धांतों के वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका भी आंसर दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निरंतर के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। ये भी आपके 3 है प्रभावशाली निरंतर प्रणाली के कोई 3 आवश्यक तत्व लिखिए। तो आंसर हो जाएगा निरंतर के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है निरंतर का मुख्य उद्देश्य यह है
जांचना है और सुनिश्चित करना है कि कार्य का निष्पादन योजनाओं के अनुसार हो। दूसरा दिया हुआ योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रबंधकों को प्रगति को मापने के लिए ठीक से योजना बनानी होगी और उन्हें कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए निर्देशित करने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करनी होगी। अगला पॉइंट दिया हुआ संगठनों को प्रभावी बनाने के लिए किसी संगठन को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ वृत्ति नियोजन की 3 सीमाएं लिखिए। वृत्ति नियोजन की महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्ति नियोजन की 3 सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दिया समन्वय का अभाव। वृत्ति नियोजन में संस्था की वृत्ति और गैर वृत्तीय अधिकारियों को बीच सही तालमेल का होना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं होने पर नियोजन असफल हो सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है समयानुसार परिवर्तन का अभाव। वृत्ति योजना का निर्माण कुछ मान्यताओं तथा पूर्व अनुमानों के आधार पर होता है। अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो इन मान्यताओं में आ जाता है। जैसे वृत्ति योजना में परिवर्तन करना जरूरी होता है, नहीं तो नियोजन असफल सिद्धांत होता है। दूसरा पॉइंट दिया पुनर्मान पर आधारित। तो वृत्ति नियोजन भविष्य से संबंधित होते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए पूर्वानुमान के आधार पर पूर्वानुमान भ्रामक हो तो उसके प्रभाव भी बुरे पड़ते हैं। दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्तीय बाजार के 3 कार्य लिखिए। तो दोस्तों इसमें भी आपका अथवा में दिया है पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में 3 अंतर लिखिए। तो आंसर हो जाएगा वृत्तीय बाजार के 3 कार्य। तो दोस्तों आप लोगों का ये आंसर दिया, जल्दी से आप लोग कापी पर नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हेनरी फैल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 4 सिद्धांतों को लिखिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आंसर हो जाएगा प्रबंध के जनक हेनरी फैल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। पहला पॉइंट दिया कार्य का विभाजन। हेनरी फैल के अनुसार विशिष्टीकरण एवं प्रमापीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यों का निष्पादन करके छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करना चाहिए। श्रमिकों या प्रबंधकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता, दक्षता तथा रुचि के अनुसार कार्य सौंपना चाहिए। इससे कार्य का निष्पादन न्यूनतम लागत पर संभव होता है। दूसरा पॉइंट दिया अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिकार का आशय आदेश देने का अधिकार एवं आज्ञा पालन करवाने की शक्ति तथा उत्तरदायित्व से आशय सौंपे गए कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक ढंग से संपन्न करना। दूसरा पॉइंट दिया अधिकार एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा अधिक अधिकार देने से अधिकारों का दुरुपयोग होने का भय रहता है तथा पर्याप्त अधिकारों के अभाव में दायित्व निर्वहन में कठिनाई आती है। अनुशासन दिया हुआ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक उपक्रमों में जहां अधिक संख्या में लोग मिलकर कार्य करते हैं, शासन की विशेष आवश्यकता होती है। मूल रूप से अनुशासन अधिकारियों एवं अधीनस्थों के आपसी संबंध का परिचायक होता है। फैल के मतानुसार अनुशासन अधिकारियों के अच्छे नेतृत्व से स्थापित होता है। एक उपक्रम में प्रभावशाली नेतृत्व, स्पष्ट एवं निष्पक्ष समझौता तथा दंड व्यवस्था के न्यायपूर्ण क्रियान्वयन के माध्यम से अनुशासन स्थापन करने का किया जाना चाहिए। आदेश की एकता। आपकी हेडिंग है आदेश की एकता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कर्मचारी को कार्य के संबंधों में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है फैल के शब्द में मानवीय संगठनों में सेना, घर, राज्य आदि में दोहरे आदेश सदैव परस्पर विरोध के कारण रहे अतः देश की एकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है यदि एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होंगे तो वह भ्रमित होगा तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से कर सकेगा। तो अगला क्वेश्चन दिया उद्देश्य एवं नीति में 4 अंतर लिखिए। नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर है उद्देश्य एवं नीति में 4 अंतर। तो परिभाषा दी हुई उद्देश्य किसी भी संगठन या व्यक्ति के लिए वांछित गत्यम के प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित विचारों या लक्ष्यों का समूह है। नीतियां विभिन्न दिशा निर्देश और नियमों के सेट को बताकर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने या साधन आवश्यकता है। दूसरी हेडिंग दी हुई यह व्यक्ति और संगठनों के लिए प्राथमिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन के अस्तित्व के लिए नीतियां बुनियादी महत्व की नहीं है।
तीसरी आपकी दी हुई महत्व, किसी भी संगठन को दिशाहीन करने के लिए उसके बेहतर कामकाज के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। जो वंचित उसे प्राप्त करने का एक संगठित तरीका प्रदान करने के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है। अगली हेडिंग दी है उद्देश्य कंपनी की योजना को सटीक तरीके से संरक्षित करना, नीतियों का मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना। अब अगला क्वेश्चन दिया भारतीय चयन में कोई 4 अंतर लिखिए। तो दोस्तों इसमें भी आपको क्वेश्चन दिया भारतीय के 4 व्यय स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर जरा भारतीय के 4 स्रोत। पूर्व कर्मचारियों को पुनः नियुक्त ऐसे कर्मचारी जो उपक्रम में पूर्व में कार्य कर चुके तथा सेवानिवृत्त हो चुके या सेवानिवृत्ति के पूर्व भी किसी कारण से सेवा छोड़ चुके, या ये कर्मचारी अनुभवी के कुशल होने पर इनकी पुनर्नियुक्ति उपक्रम में कर दी जाती है। सरकारों द्वारा भी सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त कर उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। ये कर्मचारी विश्वास पात्र एवं अनुभवी होने के कारण इन पर प्रशिक्षण व्यय कम होता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है मित्र या रिश्तेदार सामान्यतः संस्था प्रमुख विशेषज्ञ रूप में अपने मित्र या रिश्तेदारों को भारतीय हेतु आमंत्रित करते हैं, जिसमें निष्पक्ष और अच्छे कर्मचारी चुनने का अवसर मिलता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है श्रम संघों द्वारा भारतीय ऐसे क्षेत्रों में जहाँ श्रम संघों का काफ़ी प्रभाव होता है, वहाँ वे अपने संपर्क में से श्रम की भारतीय उचित समझते हैं, किंतु इस विधि द्वारा भारतीय करने का यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह देख ले अयोग्य व अकुशल व्यक्ति को चयन करने के लिए दबाव न डालें। अगला पॉइंट दिया विज्ञापन एवं मीडिया द्वारा दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं रोजगार समाचार रोजगार नियोजन आदमी नौकरी का स्वरूप प्रकृति आवश्यक योग्यताओं आवेदन के तरीके आदि का विवरण का विज्ञापन देकर भारतीय की जाती है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन और इंटरनेट विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में बड़ी संख्या में भावी उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्त होते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है विक्रय संवर्धन की 4 विधियों का वर्णन कीजिए। एक अच्छे ब्रांड की 4 विशेषताएं लिखी हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा विक्रय संवर्धन की 4 विधियां। तो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है मुफ्त नमूने बांटना। दुकानों से सामान खरीदते समय अपने शैम्पू कपड़े धोने का साबुन कॉफी पाउडर आदि वस्तुओं के मुफ्त नमूने अवश्य ही प्राप्त किए होंगे। कुछ व्यवसायी उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए नमूनों का मुफ्त वितरण करते। उदाहरण के लिए दवाओं का मुफ्त वितरण केवल चिकित्सकों को तथा पाठ्य पुस्तकों का नमूना प्रतियों का वितरण केवल अध्यापकों के बीच ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट दिया उपहार देना। नेस्कोपेक के साथ 1 मिल्क शेकर, बॉर्नवीटा के साथ 1 मग, 200 ग्राम टूथपेस्ट के साथ 1 टूथपेस्ट 1 किलो के पैकेट में 300% अतिरिक्त आदि उत्पाद की खरीद पर पुरस्कार मुफ्त मिलने वाली वस्तुओं को कुछ उदाहरण हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ पुरानी वस्तु देकर नई वस्तु। पुरानी वस्तु देकर नई वस्तु को वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर प्राप्त करने की योजना से ग्राहकों का ध्यान वस्तु के नए स्वरूप की ओर आकर्षित करने के लिए भी यह योजना बहुत उपयोगी। अपना पुराना मिक्सर सह जूसर लाई और केवल ₹500 के भुगतान पर नया मिक्सर सह जूसर प्राप्त कीजिए। आपका अगला पॉइंट दिया मूल्य की कमी। उत्पाद को उसके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है। एक लाइव वाइफ की टिकिया खरीदने पर 2 की छूट। ताजमहल चाय की 250 ग्राम पैकेट पर 15 की छूट। क्लोरो पर 1000 की छूट आदि कुछ सामान्य योजनाएं हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों आप लोग कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिए। हम आपके लिए यूपी-एमपी प्री बोर्ड परीक्षा के हर क्लास का सल्यूशन इसी चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग सल्यूशन और भी चाहते हैं तो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए यूपी बोर्ड लाइव, तो आपको वहाँ पर हर सब्जेक्ट का सल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।